ओके, ना देखो, वन सेकेंड, ये जो सर्कल है यहां से अगर मैंने यहाँ पे रेडियस से एक्सटेंड किया तो ये रेडियस ने इसको कट किया सर्कल को दो पार्ट में। तो ये जो एंगल है इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंटर में बनने वाला एंगल, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये थीटा है, तो ये एंगल बना, एक ये वाला एंगल भी बना। तो एक एंगल छोटा बना, एक एंगल बड़ा बना। तो ये वाला छोटा वाला जो थीटा है, तो बड़ा वाला कितना रहेगा, 360 माइनस थीटा रहेगा। यस यस सर। ओके। तो जो बड़ा एंगल रहता है, बड़ा एंगल का जो आर्क रहता है उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, छोटे एंगल का आर्क रहेगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा, मेजर माइनर सेंट्रल एंगल समझ में आया। आगे जाते हैं, यस आगे जाते हैं। अभी मेजर ऑफ आर्क मतलब उसका मेजरमेंट कैसा करेंगे, सिंपल है, सिंपल है। मेजरमेंट कैसा करेंगे, सपोज ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, समझ में आया। तो ये 30, ये कितना रहेगा फिर, कैन यू टेल मी। 330 डिग्री। 330 रहेगा। तो ये वाला आर्क का जो इसका मेजर भी कितना रहेगा, 330 डिग्री रहेगा, समझ में आया। तो जितना सेंट्रल एंगल रहता है उतना ही आर्क का मेजर रहता है। मेजर मतलब उसका मेजर मतलब उसका एंगल, समझ में आया। देयर इज अ टू डिफरेंट कंसेप्ट, लेंथ ऑफ आर्क एंड मेजर ऑफ आर्क। लेंथ मतलब ये लेंथ गिनेंगे हम, लेंथ अलग टॉपिक है, लेंथ आपको आएगा मेंसुरेशन में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, ये इसका मेजर कितना रहेगा, 30। जो जितना सेंट्रल एंगल रहता है उतना ये रहता है, समझ में आया। और सपोज लास्ट टाइम, सिंपल कंसेप्ट है, ये अगर 48 है तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये अगर 48 है तो ये कितना रहेगा, 312। ये वाला 48 सर, 48। ये भी 48 है। और ये बड़ा वाला कितना रहेगा, 312। 312 है ना। जितना ये रहता है उतने उसके सामने वाला रहता है। तो इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ आर्क, समझ में आया। उसके बाद में और एक प्रॉपर्टी है, जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। और सॉरी, एक है कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, देखो यार, अब ये एंगल 70 है, ये एंगल 70 है, ये वाला 70 है, ये भी 70 है। तो इसका मेजर कितना रहेगा, कैन यू टेल मी। इसका मेजर कितना, 70 ये भी 70 डिग्री, ये कितना रहेगा, 70। इसका मतलब अगर सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। यस और नो। यस सर। यस और सर। ये वाला जो आर्क है इसका मेजर कितना रहेगा, 40 रहेगा, बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क, इसके लिखने के दो तरीके हैं। मेजरमेंट ऑफ आर्क जीएफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क डी, ऐसा लिखेंगे, बिकॉज बोथ हैव सेम मेजर, बराबर है। और वी कैन से मेजरमेंट ऑफ आर्क जीएफ, ऐसा भी एक नोटेशन यूज करते हैं, is not equal to measurement of arc GI। समझा क्या नहीं समझा। यस बिकॉज ये दोनों सेम है तो इक्वल है, ये अलग अलग है तो अलग अलग है, नॉट इक्वल है। क्लियर। आगे जाते हैं। और एक चीज यहीं पे मैं बताता हूं। और एक चीज है, अगर यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, मुझे सपोज मैं ऐसा दे दिया कि ये 60 रहेगा, ये सपोज ऐसा दिया उन्होंने 60 है, तो हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ आर्क जीएफ प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ओके, मेजरमेंट ऑफ आर्क जीएफ लिया हमने पहले, ये वाला आर्क लिया, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क एफई प्लस ये वाला लिया, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी और ईडी, है ना, तीनों आर्क को। तो ये इससे क्या बनेगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क
GFD, GFD बनेगा क्या? अभी इसका नाम आप GFGED भी Yes, लिख sir. सकते हैं, GFD भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम चाहिए, बीच में का ये कोई ये भी ले सकता है, कोई ये भी ले सकता है। चार नाम नहीं डालते हम, मैक्सिमम 3 नाम डालते हैं, 3 लेटर डालते हैं। GFD भी होगा, GED भी होगा, सेम ही है। तो जब अभी इसका ऐसा हम जब प्रॉब्लम में करेंगे तो इसको बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। बिकॉज इसका मेजर कितना है 70 है, इसका मेजर कितना है 60 है, इसका मेजर कितना है 70 है। तो ये टोटल आर्क का मेजर कितना रहेगा, यहां से लेके यहां तक कितना मेजर रहेगा? तो 70 + 70 140, 140 + 60 200, कितना रहेगा? 200 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क GFD। समझ में आया? Yes, sir. तो हमने आर्क को ऐड किया, तो इसको आर्क एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये जो आर्क मैंने लिखा ना, देखो यहाँ पे हम इस आर्क को हम बोलते हैं GF, ये वाला जो आर्क है इसको हम बोलते हैं आर्क GF, ये वाला आर्क जो इसको हम बोलेंगे आर्क EF, ये वाला जो पूरा आर्क रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? पूरा GFE, है ना? Yes. इसका नाम क्या रहेगा? GFE। बिकॉज ऐसा क्यों? अगर आप G बोलते G बोलते तो G ऐसा भी आ रहा है, इधर से भी आता है ना। Yes, sir. इसके लिए एक नाम, एक लेटर हम बीच में डालते हैं। अगर दो ही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दो ही है तो यही है। अगर ये वाला लिखना है मुझे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे GDF। GDF मतलब क्या? GDF मतलब ये इसकी बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो, Yes, sir. अगर मैंने Yes, sir. GDF बोला तो खाली ये आएगा, GDF बोला मतलब ये वाला आएगा, इधर वाला आएगा पूरा। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम है, कोई भी हम 3 नाम लिखते हैं, 3, GDF और GJF और GEF, वन एंड सेम थिंग है, लेकिन लिखते टाइम तो मैक्सिमम अगर 2 ही है तो 2 लिखेंगे, 2 से ज्यादा है तो हम मैक्सिमम 3 ही लिखते हैं ना, ज्यादा नहीं लिखते। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्क? ये आर्क का नाम क्या रहेगा बोलो? RGF। क्या नाम है? GFD. DFG। मतलब ये वाला पॉइंट आना चाहिए, ये वाला पॉइंट कंपलसरी है, ये ऑप्शन है, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ये आना, Yes, ये sir. आना कंपलसरी है, ये दोनों आना कंपलसरी है। एंड पॉइंट शुड बी कंपलसरी। ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्क? JIG, sir. JIG, बिकॉज यहाँ पे 3 ही लेटर है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो अभी इस आर्क का नाम क्या रहेगा बोलो? JID. DIG भी बोल सकते हैं, DJG भी बोल सकते हैं, लेकिन ये होना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, इसमें से कोई तो भी एक हो चल सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। Yes, आगे sir. जाते हैं, आगे जाते हैं। ये रूल क्या है? 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेडियस आर इक्वल। दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं हम? जब उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? जब उनके मेजर भी सेम है एंड रेडियस भी इक्वल है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये और ये दोनों सेम होने, यहाँ पे 70 70 और एक ही सर्कल के रेडियस है तो इसके दोनों इक्वल ही है, तो इसके लिए आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आगे जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे एक बार कर। एबीसी, एबीसी कहाँ पे? एबीसी मतलब ये वाला आर्क, ये वाला आर्क एबीसी प्लस CD, ये वाला आर्क इज इक्वल टू AC, AC मतलब ACE। करेक्ट है? Yes. इसको बोलते हैं Yes, sir. आर्क, इसको बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसका नाम हम ABE भी लिख सकते हैं, ADCE भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ADE भी लिख सकते हैं, चलेगा हमें। ABE भी लिख सकते हैं, ABE भी लिख सकते हैं, वन एंड सेम थिंग है। एग्री? ओके, Yes, sir. Yes, sir. आगे जाते हैं।
हाँ ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपको आएगा, सेकंड थ्योरम अभी मेरे हिसाब से दूसरा थ्योरम है। पहला थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब ये सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम, टू कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो कॉर्ड्स है करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क, मतलब ये जो दो कॉर्ड है इसके जो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट दिए आपको, ये कॉन्ग्रुएंट दिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। वंस अगेन क्या बोल रहे देखो, व्हाट इज गिवन, ये जो आर्क है ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दिया है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स दिया है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ये है तो ये इसका कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऐसा हमें थ्योरम से प्रूव करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट रहता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल है। देखो, इन अ सर्कल गिवन दैट विद सेंटर बी आर्क एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद आर्क डीक्यू। एपीसी और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड एसी इज कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड डी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीबी, एबीसी एबीसी ये वाला ट्राइंगल है ना, और डीबीई ये वाले दो ट्राइंगल लिया। तो दो ट्राइंगल में AB एंड DB आर इक्वल है, AB एंड DB आर इक्वल, क्यों, रेड ऑफ सर्कल ना, करेक्ट है। Yes, sir. रेड ऑफ सेम सर्कल। दूसरा साइड BC इज इक्वल टू B, साइड BC इज इक्वल टू B। अगेन इसका रीजन क्या आएगा, रेड ऑफ सेम सर्कल, रेड ऑफ सेम सर्कल। एंड ABC इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल दिया है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज अभी हमने देखा, सपोज ये जो आर्क है इसका मेजर अगर अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. और ये 30 तो ये 30, करेक्ट है ना, सेंट्रल एंगल थ्योरम। ये 30 तो ये 30, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। Yes, sir. ओके, नाउ समझ में आया, इस तरीके से हमारे ये दोनों इक्वल हो गए। क्या क्या इक्वल हो गए, तो यहाँ पे दिया एंगल एबीसी, एबीसी ये वाला एंगल एंड डीबी एंगल, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसके लिए ये दोनों भी सेम रहेंगे। तो ये कैन यू टेल मी व्हिच टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एस Side angle side. एस, करेक्ट। सो देयरफॉर ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, ये मैंने रेड ऑफ सेम सर्कल है, ये रेड ऑफ सेम सर्कल है, और रेड ऑफ सेम सर्कल है। कौन सा साइड है, ये BC है, ये B है। एंगल ABC एट DB बाय SAS टेस्ट। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका ये भी साइड इक्वल रहेगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हमें ये थ्योरम में, ये भी थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बराबर है। अभी उल्टा थ्योरम, उससे उल्टा प्रोसीजर सेम ही है, कॉन्वर्स क्या है, देखो नीचे वाला, ये क्या बोलता है, ये थ्योरम क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द, अगर यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उल्टा बोला है ना, यस, ये उल्टा बोला है ना। Yes, sir. हाँ, तो अभी पहले इसमें ये कॉन्ग्रुएंट दिया था तो हमने ये प्रूव किया, अभी इसमें ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये प्रूव करने की प्रोसीजर सेम है। व्हाट इज गिवन, O is the center of circle, chord PQ is
कॉर्ड आर एस, क्या प्रूव करना है, PMQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ RNS, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल प्रूव है। कौन से, कैसे प्रूव करेंगे, हम बोलेंगे कि ये साइड इसके साथ इक्वल है, यस और नो। Yes, sir. रीजन क्या आएगा, Radii of the रेड ऑफ सेम सर्कल, करेक्ट। ये साइड इसके साथ इक्वल है, रीजन क्या आएगा, रेड ऑफ द सेम सर्कल। और ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Yes, sir. कौन सा टेस्ट हो गया, एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रीजन है उसका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज ये अगर 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल्स इक्वल है तो आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी हम देखते हैं, बुक में दिया होगा शायद, वही प्रूव करने के लिए। अच्छा, इधर क्या लिखा उन्होंने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द प्रूफ। हाँ, आपको प्रूफ खुद को लिखना है, जैसा मैंने अभी बताया। 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेड आर इक्वल। ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आर्क PMQ एंड आर्क RNS आर द ऑफ सेम सर्कल इज दे आर इक्वल रेडाई, उनका रेडाई इक्वल है। इसके लिए कॉर्ड, अभी उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूव किया। अगर उन्होंने कैसे प्रूव किया, मैंने एक ट्रायंगल लेके प्रूव किया, उन्होंने ऐसे प्रूव कर दिया कि 2 आर्क है, उनका दोनों का रेडियस सेम है, बराबर है। तो अभी आगे जाते हैं। their measures are same as the measures of the central angle. To obtain central angle theorem we have to, अच्छा ठीक है, जैसा मैंने बोला वैसे प्रूव करो आप, जैसा मैंने बोला वैसे प्रूव करो। क्या 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 करोगे, बोलो मुझे। इन ट्रायंगल क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेंगे, बोला ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, POQ and ROS. एंड ट्रायंगल ROS, बराबर है। लेंथ PO इज इक्वल टू लेंथ RO, लेंथ OQ इज इक्वल टू लेंथ OS। इसका रीजन क्या आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देन लेंथ PQ, ये वाला इज इक्वल टू लेंथ RS, ये क्या है, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल POQ is congruent with triangle ROS. This is by S test. Therefore, measurement of angle POQ is congruent with measurement of angle ROS. This is a corresponding angle of congruent triangle. Therefore, measurement of arc PMQ is congruent with measurement of arc RNS, because ये क्या है, सेम सेंट्रल एंगल। ये रीजन लिखेंगे, 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेड आर इक्वल, ये रीजन लिखोगे यहाँ पे, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो yes, sir. आपको कल जब आप आओगे ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आज जो मैंने 3 थ्योरम मार्क करके दिया आपको, कौन कौन से मार्क करके दिए, पहला वाला, ये तीनों थ्योरम आपको अच्छी तरीके से करना है। समझ में आया? Okay. एक ये थ्योरम 3 थ्योरम हो गए। अभी आगे देखते हैं, अगर थ्योरम होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो थ्योरम कौन सा है, ये उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स है। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम थोड़ा बड़ा है, हम उसको कर लेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या है, ये तो हमें कल बताएंगे। ये बड़ा है थोड़ा सा, एक छोटा वाला ले लेते हैं, ये भी बाद में लेना पड़ेगा। ये लेते हैं, ये भी उसके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, ओके। तो अभी आज मुझे
तीन ही थ्योरम। अभी मैं खाली एक इंस्क्राइब एंगल का एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, ये डायग्राम यहाँ पे इतने जो बताए इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम जो दो टॉपिक देखने वाले हैं, ये दो टॉपिक बोले। इंस्क्राइब एंगल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं आज, एंड दूसरा मतलब इसका समझते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। ये दोनों चीज का मतलब समझते हैं क्या है। इसके लिए डायग्राम इन्होंने दिया है ये वाला, ठीक है। इसके लिए, और इसके लिए डायग्राम दिया है लंबा वाला, ये वाला। ओके, इसको समझते थे, इसके बाद में रुक जाएंगे। देखो इंस्क्राइब एंगल मतलब क्या होता है, बिकॉज कल थ्योरम में हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। इंस्क्राइब एंगल के लिए कंडीशन क्या है कि एक ऐसा एंगल बनना चाहिए कि जिसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन क्या है, वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर होना चाहिए, और उसके दोनों एंगल का जो साइड रहता है उसने सर्कल को कट करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो ये जो एंगल बनता है उसको वो इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। समझ में आया? वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, और एंगल के जो दो साइड है उसने उसको कट करना चाहिए, दो पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में कट करना चाहिए। तो ऐसा जब एंगल बनता है उसको इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ये पहला वाला इंस्क्राइब एंगल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला इंस्क्राइब एंगल है। ये वाला इंस्क्राइब एंगल है क्या? No, sir. नहीं है। ये वाला है क्या? Yes, sir. नहीं, ये पॉइंट अंदर है, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ये नहीं है। ये वाला है क्या? No, sir. No, ये वाला sir. है क्या? No, sir. ये वाला है क्या? No, sir. No. तो इंस्क्राइब एंगल एक ही है इसमें से। आया समझ में? Yes, sir. इंस्क्राइब के लिए कंडीशन क्या है कि वर्टेक्स होना चाहिए सर्कल के ऊपर, और उसने उसके दो साइड में उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। अबे इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब होता है कि एंगल के अंदर जो आर्क है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। एंगल के अंदर, तो ये वाला जो है ना यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क है, ये वाला जो है ना यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना पूरा, ये इंटरसेप्टेड आर्क है। ये वाला जो है ना एंगल के अंदर वाला जो आर्क, अभी ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है लेकिन ये आर्क इंटरसेप्टेड है। समझ में आया ना आपको? Yes, sir. इंटरसेप्टेड आर्क होने के लिए इंस्क्राइब एंगल होना जरूरी नहीं है। इंस्क्राइब एंगल कब होता? जब ये वर्टेक्स पे ऊपर चाहिए और ये चाहिए आपका, उसने दो 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 रे ने उसको कट करना चाहिए, तो ये एंगल होता है इंस्क्राइब एंगल। ये इंस्क्राइब एंगल है, ये आर्क इंटरसेप्टेड आर्क है, ये इंटरसेप्ट, ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है बिकॉज ये यहीं पे, यहाँ पे चाहिए था, लेकिन आर्क इंटरसेप्टेड है। यहाँ पे कितना, ये भी आर्क इंटरसेप्टेड है, ये भी आर्क इंटरसेप्टेड है। ये एंगल में दो आर्क आ गए समझ सर्कल के। यहाँ पे कितने मिलेंगे बोलो? यहाँ पे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। आए समझ में? यहाँ पे ये मिल रहा है, ये वाला आर्क इंटरसेप्टेड आर्क है। समझ में आया? और यहाँ पे हम इसको ही बोलेंगे, इसको नहीं, यहाँ पे हम इसको ही बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। इंटरसेप्टेड आर्क ये वाला रहेगा, अंदर वाला। दिस विल बी द इंटरसेप्टेड रे के, दो रे के बीच वाला आर्क चाहिए, यहाँ पे कट किया उसने, ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क। तो have you understood the difference between inscribe angle and intercepted arc? ये concept समझ में आपको? Yes, sir. ओके, तो इंस्क्राइब एंगल कब रहता है बोलो? इंस्क्राइब एंगल कब रहता है? जब एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे रहता है और दो पॉइंट्स पे वो कट करता है सर्कल दोनों को। रे ने उसको कट करना चाहिए, बराबर है? तो ये इंस्क्राइब है। ये एक्चुअली ये टेंजेंट है, ये सेकेंट है। तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम एक करके आएगा, उसमें देखेंगे ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ये टेंजेंट सेकेंड है, ये दोनों टेंजेंट है। कैन यू टेल मी
ए बी और ये दोनों इक्वल रहेंगे क्या? Yes, sir. ये दोनों इक्वल रहेंगे, ए बी एंड बी सी? Yes, sir. अभी Yes, हमने sir. थ्योरम Yes, प्रूव sir. किया, अभी थ्योरम प्रूव किया कि ये हमेशा ये इक्वल रहते हैं, टांजेंट सेगमेंट बोलते हैं उसको, टांजेंट सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आया? तो हमारा आई थिंक ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया। अभी हम कल और थ्योरम देखेंगे, आज हमारे लिए 3 ही थ्योरम सफिशिएंट हो गए। आए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए हम आज यहाँ पे अभी रुक जाएंगे, और इसका जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में आपको भेज देगा ग्रुप के ऊपर। समझ में आया? Yes, Okay. sir. Yes, sir. With this knowledge आप पहले दो एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज पहले एक एक्सरसाइज में रेडियस का ही सम है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है। तो देखते हैं क्या क्या है, सिंपल है, लेकिन आपको आज जो है इसको थोड़ा सा ये सर्कल वाला जो वीडियो है इसको थोड़ा रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको, तो आपको और आसानी जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं।